बात करते हैं यूपी के रामपुर की, जहां पत्नी का कत्ल करने के बाद आरोपी पति ने पुलिस वालों की नाक में दम कर दिया। आपसी विवाद के बाद आरोपी ने पहले पत्नी को गोली मार दी और फिर अपने बच्चों को भी मारने की कोशिश की और उसके बाद ऐसी जगह छिप गया जिसने पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ा दी। गोली की आवाज और घर में मचे शोर के बीच आरोपी की तलाश की जा रही है। थोड़ी देर बाद रामवीर नाम का आरोपी पड़ोसी की छत पर तमंचा लेकर बैठा दिखाई दिया। बड़े साहब आ गए अब। अपने दिल की बात बता दे, कोई किसी भी तरीके की। बताओ रामवीर, क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा तमंचा फेंको, मैं ऊपर आता हूँ। पुलिस लगातार आरोपी को तमंचा फेंकने और छत से नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी। देखिए सीओ मैडम भी आ गए हैं, ये सारा आ गए रामपुर। बड़े साहब आ गए। देखिए कोई दिक्कत है अपनी बात रख। बताओ कब तक खड़े रहोगे वहाँ? जानकारी मिलते ही सीओ और दूसरे अधिकारी पहुंचे। रिश्तेदारों को बुलाया गया। पुलिस और परिजन घंटों आरोपी को नीचे उतारने की कोशिश करते रहे। अपनी पत्नी शीला की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। जहां तक अभियुक्त का सवाल है, अभियुक्त घटना कारित करने के बाद एक छत पर चढ़ गया था और उसको सेफली उस छत से उतार लिया गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। हत्या की वारदात रामपुर के थाना सैफनी इलाके की है। दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा में दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली। दबंगों ने मामूली विवाद के बाद छात्रों पर दनादन फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना के बाद से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से ग्रेटर नोएडा एक बार फिर गूंज उठा। कुछ छात्रों पर दबंगों ने दनादन फायरिंग की, जिससे हड़कंप मच गया। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी जीती जागती तस्वीर सामने है। दबंगों ने एक या दो गोलियां नहीं चलाई, बल्कि कई राउंड फायरिंग की। दबंगों के निशाने पर थी ये स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस पर दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने से गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। फायरिंग के निशान गाड़ी के अंदर तक मौजूद हैं। गोली चलने के बाद आसपास लोगों में डर, दहशत का माहौल था। लोगों का कहना है कि मामूली कहा-सुनी के बाद विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के नांदयाल से आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में 16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी और यह हादसा हुआ, जिसमें 16 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं नांदयाल की, आंध्र प्रदेश का नांदयाल, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ जब ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 की मौत हो गई है और 16 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं राजस्थान के सीकर में अचानक सफेद धुआं आने से हड़कंप मच गया। लोगों को चंद मिनट बाद खांसी होने से सांस लेने में दिक्कत आने लगी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले लोग सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। इंडस्ट्रियल एरिया से सटे इलाके में एक स्कूल है, जहां के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बच्चों ने जब वार्डन से सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की तो उन्होंने आग से निकला धुआं या फिर धूल समझा, लेकिन समस्या बढ़ती गई। आंख में जलन और एलर्जी की समस्या बढ़ी तो अस्पताल लेकर भागे। 10-12 बच्चे भी हैं, 15-20 हमारे मतलब मोहल्ले की जो महिलाएं हैं ना, महिला और बच्चों पे ज्यादा हुआ है इसका, जो है कोई उम्र में बुजुर्ग है उसके ज्यादा हुआ है ये। अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों और स्थानीय लोगों की तबीयत ठीक बताई जा रही है। ऐसे लग रहा है शायद कोई गैस वगैरह, कहीं कुछ लीकेज या हो सकता है कोई बर्न वगैरह से भी कोई धुआं उठाओ, उससे इनको सांस लेने में सबको दिक्कत आई है। मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका के चलते अस्पताल में तैयारी पूरी कर ली गई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कई ऑक्सीजन बेड तैयार रखे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हादसे का ऐसा खतरनाक वीडियो सामने आया है जो सड़क पर रफ्तार वाली मुसीबत का जीता जागता सबूत है। इसके चलते एक तेज रफ्तार कार पिकअप वैन से टकरा गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। बिल्कुल फिल्मी स्टंट के अंदाज में कार कई बार पलटती चली गई।
सौ की बेकाबू स्पीड से दौड़ती कार ने पहले पिकअप को टक्कर मारी। पिकअप तो जोरदार टक्कर से ढलान की वजह से नीचे की ओर चली गई, लेकिन कार कई बार पलटी और फिर सीधी हो गई। जोरदार टक्कर से पिकअप में रखा सारा सामान फ्लाईओवर पर इधर उधर बिखर गया। बताया जा रहा कि बोलेरो का ड्राइवर गाड़ी वहां खड़ी करके फरार हो गया। यह हादसा बताता है कि गाड़ियां भगाइए, लेकिन काबू रफ्तार में, ताकि हाहाकार से बचा जा सके, जीवन बचाया जा सके। गुजरात के राजकोट से भी हादसे की तस्वीर सामने आई, जहां एक गली के चौराहे पर कार और स्कूटी की टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार को चोटें आई हैं। बीच सड़क लापरवाही कैसे भारी पड़ी, ये तस्वीर उसका जीता जागता सबूत है। हादसे से पहले स्कूटी सवार मोबाइल रखने निकालने में ही बिजी था और तभी अचानक से सामने कार आ गई और वो भिड़ गई। इस दौरान न कार सवार ने चौराहे पर ब्रेक लगाया और न ही बाइक सवार। वो तो शनिवार का दिन था और सुबह का वक्त होने की वजह से सड़क खाली थी, नहीं तो हादसा भयानक भी हो सकता था। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। अखिलेश की एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी। अखिलेश ने एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इस प्रक्रिया को 3 महीने बढ़ाने की मांग की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव ने। एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। जिस तरह से अलग अलग राज्यों में बीएलओ के इस प्रक्रिया को लागू करने में दबाव में आने के बाद आत्महत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने गंभीर सवाल इस प्रक्रिया पर उठाए हैं। और अब खबर तेलंगाना से, जहां 37 नक्सलियों ने हथियार डालकर सरेंडर किया, जिनमें सीपीआई माओवादी के 3 स्टेट कमेटी मेंबर भी शामिल हैं। सरेंडर करने वालों में छत्तीसगढ़ के भी कई नक्सली शामिल हैं। कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सल संगठन को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। तेलंगाना में 37 सक्रिय नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया, जिनमें 3 स्टेट कमेटी सदस्य शामिल हैं। सरेंडर करने वाले 37 नक्सलियों में से 7 ने उनके पास मौजूद भारी हथियार भी पुलिस को सौंप दिए। इनमें एक AK-47, 2 SLR, 4 303 राइफल, 1 G3 राइफल और 346 जिंदा कारतूस शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों की सख्त रणनीति और तेजी से चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशनों के बीच जहां एक और कई मुठभेड़ हो रही है, तो दूसरी तरफ संगठन के भीतर आत्मसमर्पण की लहर तेज हो गई है। इसी के तहत तेलंगाना में 37 नक्सलियों ने राज्य के डीजीपी के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में कई बड़े और लंबे समय से सक्रिय नाम शामिल हैं, जिन पर भारी इनाम भी घोषित था। इनमें से ज्यादातर भूमिगत थे और जंगलों में ही रहा करते थे। हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए इन नक्सलियों को तेलंगाना पुलिस ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि भी दी। और अब देखते हैं टॉप 5 न्यूज G20 समिट से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे का आज तीसरा दिन। G20 शिखर सम्मेलन में आज भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीकन नेताओं की बैठक में होंगे शामिल। दोपहर 12:30 बजे IBSA नेताओं की बैठक। जोहान्सबर्ग में दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा G20 बैठक का तीसरा सत्र। शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम। रात 9 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर दिया वसुधैव कुटुंबकम का संदेश। 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर पर रहा जोर। पीएम मोदी ने भारत की तरफ से समिट में रखे कई बड़े प्रस्ताव। कहा, प्राकृतिक आपदा मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती। इस साल प्राकृतिक आपदा ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को किया प्रभावित। इससे निपटने के लिए वैश्विक साझेदारी को करना होगा मजबूत। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने रखा G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव। प्रधानमंत्री बोले, भारत का मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को होगा फायदा। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार लेफ्ट समर्थक कुछ छात्रों ने गुंडागर्दी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।
इस वीडियो के सामने आने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि ये छात्र राजनीति है या फिर गुंडागर्दी। तस्वीरें जेएनयू कैंपस की हैं, जहां लेफ्ट समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ मचाई। सुरक्षाकर्मियों के रोकने के बावजूद लेफ्ट समर्थक छात्र मानने को तैयार नहीं हुए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि लेफ्ट समर्थक छात्र छात्राओं ने सेंट्रल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर लगी मशीनों को तोड़ने की कोशिश की और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया की तरक्की के लिए नया रोड मैप पेश किया। उन्होंने दुनिया के सामने बड़े प्लान रखे जो पारंपरिक ज्ञान, स्किल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और सिक्योरिटी पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक महत्व से की। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि ये भूमि जहां गांधी जी ने अहिंसा और समानता का संदेश दिया, आज वैश्विक एकजुटता का प्रतीक बनी है। पीएम मोदी ने G20 के सदस्य देशों से वैश्विक सहयोग की अपील की। भारत का ये भी मानना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी से पूरी मानवता को लाभ हो, इसलिए भारत G20 ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप का सुझाव सामने रख रहा है। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताया। नेचुरल डिजास्टर्स मानवता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं ने दुनिया की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित किया है। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन को हमें और मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने वैश्विक चुनौतियों और एआई पर भी भारत का नजरिया साझा किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता पर जोर दिया। बिहार में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय क्यों छोड़ा, इसका जवाब अभी तक ढूंढा जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए के सहयोगी दल भी हैरान हैं, तो विरोधी इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिए जाने से जीतन राम मांझी भी हैरान है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, एडजस्टमेंट की बात है। अभी तक हम लोग यही जानते रहे हैं कि ये विभाग अपने पास चीफ मिनिस्टर रखते हैं। उधर कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। समझ में आता है कि अब बिहार की स्थिति क्या होगी। कुछ दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा करके अपना मुख्यमंत्री बैठाएगी। इस बीच सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। इस मुद्दे पर सियासत कुछ दिनों तक चलती रहेगी, लेकिन गृह विभाग संभालना सम्राट चौधरी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के बिहार दौरे पर थे। इन 2 दिनों में ओवैसी उन विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे जहां से उनकी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। सीमांचल से ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पूरी पिक्चर बाकी है। याद रखो, सीमांचल जाग चुका है, सीमांचल जाग चुका है। अब बिहार का कोना कोना जागेगा इंशाअल्लाह ताला। जनसभा के दौरान ओवैसी ने नीतीश कुमार को शर्त के साथ समर्थन का भी ऐलान कर दिया। पटना में जो सरकार बनी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। ओवैसी ने अपने विधायकों को लेकर जब लोगों से बात की तो लोग जोश से भर गए। मुझे यकीन है कि बिहार की विधानसभा में हमारे 5 एमएलए जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि मेरी विधानसभा में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। इस दौरान ओवैसी ने विरोधियों पर भी हमला बोला। जो लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूं, भाई साहब, कभी आईने में तुम्हारा चेहरा देख लो, तुम्हारा चेहरा बड़ा डरावनी नजर आता है चुनाव के बाद। आप हमको उंगली मत उठाओ, तुम देख लो कि तुम्हारी वजह से क्या क्या परेशानियां आती हैं। इस बार भी ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 5 विधानसभा सीटें जीती हैं और बता दिया है कि उसे कमतर आंकना ठीक नहीं होगा। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा
मैं सीमांचल के लिए लड़ता था, लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। बिहार की सियासत में इन दिनों जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो कुछ दिन पहले ही विदेश से आए थे और अब मंत्री बन गए। दीपक प्रकाश ने आज पटना में औपचारिक तौर पर पंचायती राज मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। विभाग के कर्मचारियों ने गुलदस्ता देकर नए मंत्री का स्वागत किया, लेकिन कुछ देर बाद ही दीपक प्रकाश वहां पर मौजूद पत्रकारों से उलझ बैठे। दीपक प्रकाश मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अभी वो ना ही विधायक हैं और ना ही एमएलसी। ऐसे में 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। देश के कई राज्यों में बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत पर अब सवाल उठने लगे हैं। यहां तक कि लगातार बढ़ रहे मामलों से चुनाव आयोग भी अब टेंशन में आ गया है। सुसाइड का एक मामला पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से आया है, जहां बूथ लेवल ऑफिसर रिंकू तरफदार ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। पुलिस को घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसपे काम के दबाव और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र है। परिजनों के मुताबिक रिंकू रात में एकदम नॉर्मल थी और सुबह से तनाव में थी। टीएमसी ने जहां एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग की है, वहीं अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बीएलओ बड़े पैमाने में परेशान है कि करें क्या? ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना, और उनपे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। देश भर के अलग अलग जिलों से बीएलओ सुसाइड के 12 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने मामले पर अभी तक चुप्पी साध रखी है। देश के अलग अलग हिस्सों में बीएलओ की हो रही मौत पर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने जहां एसआईआर को बीएलओ की जान का दुश्मन बताया है, तो टीएमसी भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीएलओ पर काम जल्दी पूरा करने का भारी दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते कहीं बीएलओ की जान जा रही है तो कहीं बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी और ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को वोट चोरी का नया हथियार बना लिया है और यही हथियार लोगों की जान ले रहा है। उधर ममता बनर्जी ने कृष्णानगर की उस महिला बीएलओ की तस्वीर साझा की, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दबाव के चलते सुसाइड कर लिया। ममता बनर्जी ने पूछा, अभी हमें कितनी और लाशें देखनी पड़ेंगी। टीएमसी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दबाव के चलते बीएलओ समेत 34 लोगों की जान जा चुकी है, और ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है ताकि एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाया जा सके। और अब आपको दिखाते हैं राज्य की खबरें टॉप 5 न्यूज में। पंजाब के लुधियाना में पर्स के शोरूम में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, लाखों का नुकसान। राजस्थान के सीकर में जहरीले धुएं की वजह से कई बच्चे बीमार हुए। तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में कराए गए एडमिट। औद्योगिक क्षेत्र और बस डिपो के पास अचानक बढ़ गया था धुआं। तेलंगाना में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 3 स्टेट कमेटी मेंबर शामिल। सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर करीब 1 करोड़ 40 रुपए दिए गए। राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी पुनर्वास में मदद। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में 10वीं क्लास के छात्र की मौत का मामला। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और उनके अभिभावकों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। आरोपी शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। मामले में सस्पेंड किए गए थे 4 शिक्षक। मुंबई के बोरीवली में दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। बिहार में महागठबंधन की हार ने बीजेपी को हमले का नया मौका दे दिया है। अब बीजेपी के कई नेता ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दिल्ली का इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है। ये दावा इस बार बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया है। गठबंधन टूटने के कगार पर है। राहुल गांधी का नेतृत्व अब कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और आप देख लीजिएगा बहुत जल्द ही इंडी गठबंधन में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यह गठबंधन चुनाव के वक्त आपस में ही लड़ता रहा। जमीन पर कांग्रेस लड़ी नहीं, आपस में लड़ रहे थे। सीट बंटवारा हो या फिर आपसी समन्वय, बिहार चुनाव के दौरान महागठबंधन के अंदर आखिरी दिन तक मतभेद नजर आए थे।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्कूल के एक प्रिंसिपल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रिंसिपल 9वीं क्लास की छात्रा को जान से मारने की धमकी दे रही है। मामला पिलखुआ के वीआईपी इंटर कॉलेज का है। बौखलाई हुई, धमकाती हुई ये मैडम प्रिंसिपल के जिम्मेदार पद पर तैनात हैं, लेकिन भाषा गुंडों वाली है। तो आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी। सुनो, अगर मेरी मैम मेरी बात सुनो, आप सीसीटीवी में मुझे दिखाओ। ये सब कुछ छात्रा के परिजनों के सामने हुआ। हालांकि अभी तक आरोपी प्रिंसिपल पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध बाजार पर बुलडोजर चलाया गया। करीब 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों वाली ये 2 मंजिला मार्केट अवैध तौर पर बनाई गई थी। दुकानों पर जैसे ही बरेली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला, आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बरेली दंगों के मास्टरमाइंड आरिफ ने यह निर्माण अवैध तौर पर बनाए थे, जिसे गिराने के लिए प्राधिकरण ने पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। पीडीए की टीम ने पहले चारों ओर से इलाके को घेर लिया और फिर उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ पर पुलिस प्रशासन की यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले प्राधिकरण उसकी कई संपत्तियों पर शिकंजा कस चुका है। तेलंगाना के करीमनगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक महिला ने अपने नवजात को 6 लाख रुपए में बेच दिया। सीसीटीवी में दिखाई दी ये महिला अपने बच्चे को गोद में लिए जा रही है। इसी दौरान सड़क किनारे खड़ी कार में कस्टमर उसका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला कि महिला आर्थिक तंगी में जी रही थी, इसलिए उसने 6 लाख में अपना बच्चा राय मल्लू और लता दंपति को बेच दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे को बरामद कर लिया है। वहीं बच्चे की मां खरीदार दंपति समेत 15 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमारे देश में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां अंधविश्वास का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से ऐसी एक तस्वीर आई है जिसने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रखी है। दरअसल कवर्धा के रेंगाखार गर्ल्स हॉस्टल में कुछ लड़कियां बेहोश होकर अस्पताल में गिरने लगी। सभी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब इलाज के अभाव में शिक्षकों ने झाड़ फूंक से इलाज कराना शुरू कर दिया। युवक बेहोश लड़की को कभी पानी पिलाता तो कभी टोटका करता। जब पत्रकारों ने ऐसा करने की वजह पूछी तो उल्टा टीचर ने कहा कि इलाज और टोटका दोनों जरूरी है। आपको कैसे लगता है सब बाबा हनुमान ठीक कर देंगे, डॉक्टर ठीक करेंगे? बताइए आप जरा। डॉक्टर भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। 3 छात्राओं के एक साथ बेहोश होने की घटना से छात्रावास की अन्य छात्राएं भयभीत हैं। वहीं अस्पताल में झाड़ फूंक की जानकारी सामने आने के बाद मामले पर सवाल उठने लगे हैं। और अब एक नजर G20 समिट की खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पांस टीम बनाने का सुझाव। इमरजेंसी के समय तेजी से रिस्पांस में मिलेगी मदद, कहा मिलकर काम करने से होंगे और मजबूत। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का आतंकवाद के खिलाफ बड़ा प्रहार। आतंकवाद, महामारी और आर्थिक अस्थिरता से लड़ाई में एकजुटता ही हथियार। आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के नेक्सस के खिलाफ वैश्विक अभियान शुरू करने का दिया सुझाव। आतंकवाद पर भारत के जीरो टॉलरेंस नीति को मिला दुनिया का समर्थन। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नेताओं ने कहा हम सभी तरह के आतंकवाद ही करते हैं, कड़ी निंदा। अमेरिका की अड़चन के बावजूद घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार। जोहान्सबर्ग G20 समिट के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से हुई पीएम मोदी की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा अलग अलग मुद्दों पर हुई अच्छी बातचीत। इंडिया फ्रांस के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए बने ताकत। G20 बैठक में दिखी वैश्विक एकजुटता की झलक। दुनिया भर के शीर्ष नेताओं ने एक साथ खड़े होकर दिया ग्रुप फोटो। मंच पर दिखी वैश्विक नेतृत्व की एकजुटता। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना की तैयारियां अंतिम चरण में है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे।
25 नवंबर को विवाह पंचमी है और उसी दिन अयोध्या के राम मंदिर पर केसरिया रंग की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। उससे पहले एबीपी न्यूज से खास बातचीत में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने धर्म ध्वजा के बारे में खास जानकारी दी। शिखर की कुल ऊंचाई लगभग 170 फीट है। ये कानपुर में बना है। नृपेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि राम मंदिर से संबंधित सभी निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर का परकोटा भी बनकर तैयार है। यही नहीं, भगवान राम के जीवन प्रसंग से जुड़े 7 अन्य मंदिर भी परिसर में बनकर तैयार हैं। यानी मंदिर का रूप और भव्य हो चुका है। यह पताका जो है वह मैकेनिकली और रोप के ज्वाइंट एफर्ट से, जो कि वहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस रोप को खींचेंगे तो वह पताका नीचे से 165-170 फीट से भी ऊपर जाएगा। नृपेंद्र मिश्रा ने बातचीत में यह भी बताया कि जब वो पीएम मोदी को न्योता देने गए थे, उस वक्त मंदिर में निर्माण कार्य पूरा होने की जब उन्हें जानकारी दी तो पीएम मोदी बहुत खुश हुए और उन्होंने इसका स्वागत किया। पंजाब के लुधियाना में चलते ट्रक में आग से सनसनी फैल गई। ट्रक में आग इतनी तेजी से फैली कि केबिन में बैठे ड्राइवर को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और उसकी जलकर मौके पर ही मौत हो गई। संगरूर नंबर का ट्रक साइन बोर्ड से टकराया और जोरदार धमाका हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया, लेकिन जब आग बुझाई गई तब जाकर फायर ब्रिगेड को पता चला कि अंदर बैठा ड्राइवर सीट पर जलकर मर चुका है। टक्कर के तुरंत बाद आग लगने के पीछे की वजह ट्रक का सीएनजी बेस्ड होना माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में यमुना नदी के पुल पर एक चलती कार में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग की लपटों ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। कार में पहले हल्का धुआं उठा और उसके बाद देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। धुआं कार के बोनट से निकलना शुरू हुआ था, जो थोड़ी देर बाद भीषण अग्निकांड में बदल गया। यमुना नदी के ऊपर बने पुल पर हुए इस हादसे से अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत ये रही कि कार में बैठे सभी लोग समय रहते वाहन से कूदकर सुरक्षित बाहर निकल गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग माहिम रेलवे स्टेशन के करीब लगी, जिस वजह से बांद्रा माहिम सेवा को स्थगित करना पड़ा। आग रेलवे ट्रैक के करीब झुग्गियों में लगी और देखते ही देखते चिंगारी ज्वाला में बदल गई और पूरे इलाके को उसने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। यह आग मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की पटरियों के बेहद करीब लगी। इसी वजह से एहतियातन वहां से गुजरने वाली लोकल ट्रेन को अलग अलग स्टेशन पर रोका गया। राहत की बात यह रही कि भीषण आग में कोई जनहानि नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश से ऐसी तस्वीर आई जिसने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। शिमला में अचानक से सड़क धंस गई और गड्ढे में बस में चढ़ रही बच्ची जा गिरी। ये विकास के दावों को मुंह चिढ़ाने वाली तस्वीर है। रास्ते से गुजर रही एचआरटीसी की सरकारी बस अचानक गड्ढे में धंस गई। हादसा तब हुआ जब बस खड़ी थी और सवारियां चढ़ रही थी। उसी समय एक छात्रा का बैलेंस बिगड़ा और बच्ची गड्ढे में जा गिरी। इसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। रस्सी की मदद से बच्ची को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोग इस गड्ढे के लिए एनएचएआई के काम को जिम्मेदार मान रहे हैं। राजस्थान की जयपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह अब तक लाखों डॉलर की धोखाधड़ी कर चुका है। मालवीय नगर और प्रताप नगर इलाके में चलाए जा रहे 2 कॉल सेंटर से पुलिस ने 49 पुरुषों और 11 महिलाओं समेत कुल 60 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह खुद को अमेज़न और एप्पल के ग्राहक सेवा केंद्र बताकर अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता था। आरोपी इंटरनेट पर अपने फर्जी कस्टमर केयर नंबरों को गूगल सर्च में ऊपर दिखाते थे। जब अमेरिकी नागरिक तकनीकी मदद या रिफंड के लिए इन नंबरों पर कॉल करते तो उनको धमकाया जाता और पैसे ऐंठे जाते। इसको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे धमकाना या ये कहना कि आपका ये अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आप दूसरा खोलो, या किसी का पेमेंट मान लीजिए रिफंड नहीं आया है, किसी ने कोई सामान वापस किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 57 कंप्यूटर और 3 लैपटॉप भी जब्त किए हैं।
जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी कॉलिंग के लिए आईबीएम और विसी जैसे हाईटेक क्लाउड कॉलिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से होने वाली नापाक साजिश को एक बार फिर सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा के नीरिया फॉरेस्ट क्षेत्र में आतंकियों के बड़े ठिकाने का पर्दाफाश किया। तस्वीरों में नजर आ रहा है तबाही का ये वो सामान है जो जंगल में मौजूद आतंकी ठिकाने से बरामद हुआ। सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाने से 4 मैगजीन के साथ 2M सीरीज राइफल, 2 चाइनीज पिस्टल और उसकी मैगजीन, 2 हैंड ग्रेनेड और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए। दरअसल सुरक्षा बलों को नीरिया फॉरेस्ट में आतंकी ठिकानों का इनपुट मिला था। इसी के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। हालांकि आतंकी ठिकाने से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।